नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। एक पुराने विज्ञापन में अमिताभ बच्चन कहा करते थे, जोर का झटका धीरे से लगे। जोर का झटका लग ही गया है। कवासी लखमा गिरफ्तार हो गए हैं। लोग आशंका प्रकट कर रहे थे। हमने लगातार उस पर वीडियो चलाई थी और दावा किया था कि कवासी लखमा कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। पूरे पक्के सबूत हैं। ईडी वरना इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन सबूतों का जिक्र नहीं करती। कवासी लखमा को जिस वक्त गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था, उसके पहले वो पत्रकारों को समझा रहे थे कि मेरा सीए नहीं आया। समझने वाली बात यह है कि खुद को अनपढ़ बताने वाले 26 साल के विधायक लगातार 1998 से विधायक हैं। इनोसेंट होने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, 50 लाख रुपए महीना मिला करता था। इन अनपढ़ कहलाने वाले विधायक को देखिए किस भोले अंदाज से पत्रकारों को समझा रहे हैं सीए साहब नहीं है। ये ज्यादा पूछताछ नहीं करते, 1-2 घंटा करते हैं। अच्छा, बैठाते हैं ज्यादा। आप लेके सीए को बुलाया था, सीए आज नहीं आया। वो उसका रिश्तेदार में स्टेशन हुआ है विशाखापट्टनम, वही काम था। बुलाया जा रहा है, 25 बार बुलाने से भी आएंगे। इस मामले में साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के अहम दायित्व में रहने वाले उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा यदि अनपढ़ थे तो उन्हें कौन चला रहा था और भूपेश बघेल की इसमें क्या भूमिका थी। कवासी लखमा को मालदार बनाने के लिए जो 50 लाख की मामूली रकम दी जा रही थी, दरअसल वहाँ घोटाला तो हजारों करोड़ का था। आबकारी मंत्री थे, उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाने वाले उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से परेशान होंगे। धड़कनें उनकी भी तेज हो गई होगी। एक मामले में नहीं बल्कि कई मामलों में भूपेश बघेल नामजद आरोपी हैं। महादेव सट्टा के अलावा कई अन्य मामले हैं। अब तो महादेव सट्टा वाले मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। अभी तक छापेमारी महादेव सट्टा वाले मामले में नहीं हुई थी। अब ऐसे ही जोड़ जोड़ के झटके धीरे धीरे लगेंगे क्योंकि सब कुछ बताकर किया जा रहा है। 3 बार मौका दिया गया कवासी लखमा को, 8-8 घंटे की पूछताछ की गई, लेकिन गिरफ्तारी में ईडी ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। बड़े इत्मीनान से, बड़ी तसल्ली से जैसे मौका देवेंद्र यादव को दिया गया। 2.25 महीने लगे थे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। अब भूपेश बघेल को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पुराने मामले और पुराने पापों का हिसाब नहीं होगा। यदि अपराध कुछ पुराने हो जाएं तो उसका एक कतई मतलब नहीं है कि वो बच जाएंगे। किसी गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी होगी। उन्हें मान के चलना चाहिए यदि अपराध किया है, पाप किया है तो देर है लेकिन अंधेर नहीं। छत्तीसगढ़ के इन पुराने घपले घोटालों के अलावा बात अब छत्तीसगढ़ की राजनीति की। बंद कमरे की पॉलिटिक्स के नतीजे अक्सर चौंकाने वाले होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के 40-50 दिग्गज नेताओं की एक वर्चुअल मीटिंग होती है। 14 जनवरी को रात 8 से 9 के बीच इस बैठक के माध्यम से तय हो जाता है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कब बनेगा और किन्हें इस बैठक के लिए बुलाना है। तारीख तय की गई 17 जनवरी को सुबह 11 बजे, समय इंडोर स्टेडियम रायपुर, जहां मंडल से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। वहां तय हो जाएगा कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे या कोई और नया प्रदेश अध्यक्ष होगा। मौजूदा समय में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नए मंत्रियों के नामों के ऐलान को लेकर कुछ विराम सा लग गया है, तो वहाँ नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दबाव के बीच भारतीय जनता पार्टी जहाँ मौजूदा दौर में कुछ नए प्रयोग करने के लिए जानी जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन है, जो 12 जनवरी तक हो जाना था, वह फिलहाल एकदम तुरंत नहीं होने वाला है। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या 17 जनवरी के बाद से किरण सिंह देव ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे या वो मंत्री बनाए जाएंगे। जैसा कि जग जाहिर हो चुका था कि कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है और नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। वैसे नए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में नारायण चंदेल, चंदूलाल साहू, धर्मलाल कौशिक, विजय बघेल, शिवरतन शर्मा, अनुराग सिंह देव जैसे तमाम नाम हैं जिनकी चर्चा पहले हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में मंडल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के अध्यक्षों को बनाने के लिए जो उम्र का क्राइटेरिया बनाया गया है, उस मामले में भी कौन फिट है कौन अनफिट है यह देखा जा रहा है। नए दौर की भाजपा जहां नए लोगों को मौका देना चाहती है, तो वहां क्या पुराने चले चलाए नामों को ही मौका दिया जाएगा या नए चेहरे सामने आएंगे। 17 जनवरी
जनवरी को यह सब साफ हो जाएगा। वैसे जो एक ताज़ा जानकारी मिली है उसके अनुसार 18 जनवरी को आचार संहिता लग जाएगी, नगरीय निकाय के चुनाव है और इन्हीं चुनावों को लेकर कांग्रेस पहले से ही जातिगत आधार पर ओबीसी को आरक्षण कम दिए जाने के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करने की कोशिश कर रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को पहले ही 50% आरक्षण देने की व्यवस्था की, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जो लॉटरियां निकाली गई, जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष और सरपंच तक पूरी व्यवस्था में जहां ओबीसी के लिए सीट रिजर्व कम हुई है, इस मुद्दे को और हवा देने के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जो मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि अभी बवाल कम मचा है, इसे लेकर बवाल और मचना चाहिए। यानी खुलेआम बवंडर मचाने की बात नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कह रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने युवा ब्रांड विधायक सुशांत शुक्ला को आगे किया। उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस की इस तरह की बवाल वाली ईंट की राजनीति का जवाब हम पत्थर से देंगे। मेरे ख्याल से बवाल कम मचा हुआ है, बवाल और मचना चाहिए। जहां एक भी हमारे पास 7 जिला पंचायत थे, उसमें से एक भी जिला पंचायत ओबीसी के पास नहीं है। 16 जनपद पंचायत थे, उसमें से 5 बचेंगे और बस्तर और सरगुजा और इसी तरीके से जितने भी आदिवासी जिले हैं वहाँ एक भी पंच ओबीसी का नहीं होगा। जिनका प्रशिक्षण ही वर्ग भेद की राजनीति करके, वर्ग संघर्ष कर तुष्टीकरण की राजनीति की व्यवस्था देती हो, ऐसे कांग्रेसियों को अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कह दूं कि अगर शांत छत्तीसगढ़ को अशांत करने का प्रयास होगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कांग्रेस जिस तरह से 15 जनवरी को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन के माध्यम से ओबीसी आबादी को समझाने की कोशिश कर रही है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उप मुख्यमंत्री अरुण साव सामने आए। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की मौजूदगी में उन्होंने बताया कि हमने अपनी पार्टी की आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत ओबीसी को 50% आरक्षण देने की पहले ही तैयारी कर ली है। जो सीटें अनारक्षित है, यानी जहां से कोई भी जाति वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उन स्थानों पर हम ओबीसी के कैंडिडेट उतारेंगे। आखिर अरुण साव और पूरी पार्टी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की क्यों जरूरत पड़ी? दरअसल छत्तीसगढ़ में करीब 50% ओबीसी की आबादी है। अरुण साव खुद एक ओबीसी वर्ग से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक ओबीसी चेहरा है, इसलिए उनकी बातों पर ज्यादा यकीन किया जा सकता है। यही ध्यान में रखते हुए पार्टी ने उन्हें आगे किया और अरुण साव ने अपना पक्ष रखा। इतना ही नहीं, अरुण साव ने कांग्रेस के ऊपर भ्रम, भ्रष्टाचार और भय के कॉन्सेप्ट की राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल जाति आधारित राजनीति का मुद्दा इतना संवेदनशील होता है कि जिस पर आम जनता तुरंत यकीन कर लेती है और भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी सफाई में बार बार यह समझाने की कोशिश करी छत्तीसगढ़ की ओबीसी आबादी को कि पहले जहां स्थानीय चुनाव में जहां 25% ही ओबीसी आरक्षण होता था, भाजपा ने उसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने इतने बड़े स्टैंड को, इतनी बड़ी घोषणा को, इतनी बड़ी योजना को सही ढंग से ला पाने और प्रचारित करने में कुछ पीछे नजर आ रही है। तभी कांग्रेस फ्रंट फुट पर बैटिंग करने की कोशिश कर रही है। जाति आधारित राजनीति की पुरानी एक्सपर्ट माने जाने वाली कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है कि मुद्दे को कैसे भुनाना है। और जब छत्तीसगढ़ की बात की जाए, जहां ओबीसी आबादी बहुसंख्यक है, दावा किया जाता है कि यहाँ 50% तक ओबीसी आबादी है। गौर करने वाली बात यह है कि हमारे देश में जाति आधारित जनगणना नहीं होती, लेकिन 1 मई 2011 को जो अंतिम जनगणना की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद आज 14 साल तक भी उन्हीं पुरानी जनगणना की रिपोर्ट को ही सामने रखा जाता है। 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना होगी, वहां से कुछ डेटा सामने आएंगे, कुछ सर्वे होंगे। हो सकता है उस रिपोर्ट के आधार पर देश की सामाजिक और आर्थिक दशा दिशा के अलावा राजनीतिक दशा दिशा भी बदल जाए, लोगों के सोचने का नजरिया बदल जाए। जैसा कि यूपी का एक प्रचलित नारा खासकर बहुजन समाज पार्टी की ओर से दिया जाता था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जाति आधारित जनगणना पर योग्यता कहीं मायने नहीं रखती। जिनका जैसा आरक्षण होता है उन्हें वैसी व्यवस्था देनी पड़ती है। योग्य व्यक्ति को भी कई बार चपरासी बनना पड़ता है और उनसे कहीं अयोग्य व्यक्ति को उनका अफसर बनना पड़ता है। ऐसी ही विसंगति के बीच कहीं ना कहीं समाज में भारी विषमता भी देखने को मिलती है। दरअसल आज़ादी के बाद हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था समता मूलक समाज के दृष्टिकोण से की गई थी। छुआछूत या अस्पृश्यता की जो भावना थी उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया
जाए, लेकिन 77 साल बाद भी आरक्षण के चिन्ह को वापस बोतल में डालने की किसी राजनीतिक दल में हिम्मत नहीं है, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि अपना स्वार्थ कैसे साधा जाए। यदि गद्दी ही नहीं होगी तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी। सत्ता की ऐसी ही राजनीति को जनता भी खूब समझती है कि कौन देश और समाज के हित के लिए काम कर रहा है और कौन जाति आधार पर भड़काने की कोशिश कर रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी डंके की चोट पर पूरे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ पत्रकारों से पूछते थे, कैमरामैन से पूछते थे, तुम्हारी जाति क्या है, तुम जाति बताओ। ऐसी जाति जाति की राजनीति आखिर देश को कहां लेकर के जाएगी, इस पर आप जरूर चिंतन करें, मनन करें। राष्ट्रपति आपका अपना जनमंच है, मेरा आपसे आग्रह है कि अच्छे लोगों को राजनीति में लेकर के आएं। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।